निर्माण कैंपस की ओर से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। यह लेक्चर सीरीज़ जैसे आप सबको पता ही है सी प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। आज के इस लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल पर निर्माण कैंपस नाम पर जुड़े रहें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट nirmancampus.co.in पर भी जा सकते हैं। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट टेल द कंप्यूटर to perform a particular operation. These operations may be mathematical, comparison, logical or somewhat else. Operators symbols होते हैं, चिन्ह होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह ऑपरेशन कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करने का, कंपैरिजन का भी हो सकता है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, या कोई लॉजिकल या कुछ और ऑपरेशन करवाने के लिए भी हो सकता है। सी में हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सिंबल्स इन अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सभी सिंबल्स जैसे प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, ये सभी सिंबल्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सी सपोर्ट्स ए रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एक्सप्रेशंस टू मैनिपुलेट डाटा एंड वेरिएबल्स। सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स परिभाषित किए गए हैं। इनका प्रयोग किसी एक्सप्रेशन में, जिसको हम सिंपल भाषा में फार्मूला कहते हैं, उसे सी में एक्सप्रेशंस कहा जाता है। इन ऑपरेटर्स को हम एक्सप्रेशन में डाटा एंड वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, अर्थात डाटा और वेरिएबल्स पर अलग अलग काम करवाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के ऑपरेटर्स हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए प्रयोग करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कंपैरिजन वगैरह के ऑपरेशन करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लॉजिकल या बुलियन ऑपरेटर्स जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ ही मोर देन वन कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए या एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल्स या किसी और प्रोग्राम एलिमेंट में स्टोर करवाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराने के लिए इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ किया था। इक्वल्स टू ऑपरेटर को ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं। बिट वाइज 0 एंड 1 को बिट बोला जाता है। जब हम मशीन लेवल पर प्रोग्रामिंग करते हैं, 0-1 पे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, किसी वैल्यू के बाइनरी फॉर्मेट पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर किसी कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। और लास्ट वन जो इन कैटेगरीज के अलावा कुछ रह गए ऑपरेटर, उनको हम एडिशनल ऑपरेटर्स कैटेगरी में डाल देते हैं। आइए अब इन सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वह ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए जो ऑपरेटर प्रयोग में
लाए जाते हैं उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। These arithmetic operators must return some numeric values after the specified operation is completed. ऑपरेटर द्वारा अपना काम करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्रदान किया जाता है वह एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे 5 + 4 प्लस यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो 5 और 4 पर काम करके हमें वापस 9 रिजल्ट के रूप में प्रदान करेगा। C supports all the basic arithmetic operators. जितने भी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए C सभी प्रकार के ऑपरेटर प्रदान करता है। आइए इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करें। नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इस टेबल में C भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का वर्णन किया गया है। उनकी एग्जाम्पल्स देकर उनकी आउटपुट क्या होगी उसे डिटेल में बताया गया है। आइए इन ऑपरेटर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर प्लस, जिसे एडिशन ऑपरेटर बोला जाता है, जो कि वैल्यूज़ को, नंबर्स को ऐड करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में दो तरह की एग्जांपल करेंगे, एक इंटीजर वैल्यूज़ पे, एक फ्लोट वैल्यूज़ पे। इंटीजर वैल्यूज़ फ्रैक्शनल पार्ट के बिना जो होल नंबर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं वह होते हैं, जबकि फ्लोट नंबर्स में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स आफ्टर डेसिमल वैल्यू वाला डेसिमल पार्ट होता है, जो पॉइंट के बाद वाला वो भी होता है फ्लोट वैल्यूज में। इन दोनों पर थोड़ा बहुत फर्क है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जब इन दोनों अलग अलग वैल्यूज पे काम करते हैं तब कुछ डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जिनके बारे में हम इस टेबल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंटीजर एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 + 4, 2 और 4 दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, उनके ऊपर प्लस का काम किया गया, 6 रिजल्ट आया। जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही यह काम कर रहा है। पॉइंट वाली वैल्यूज में अगर हम इनके ऊपर प्लस करते हैं तो वैसे ही 6.0 आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, माइनस का सिंबल है। यह सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है और यूनरी माइनस अर्थात नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं इंटीजर वैल्यूज पे। 6 - 2 = 4, 6.0 - 2.0 = 4.0। यह ऑपरेटर भी नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम जैसे माइनस का प्रयोग करते हैं वैसे ही काम कर रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर स्टार का सिंबल है, एस्ट्रिक सिंबल भी बोल देते हैं हम इसे। यह मल्टीप्लाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ यूज टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर्स। इसका भी ऑपरेशन वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। 7 × 2 14 and 7.0 × 2.0 14.0। नेक्स्ट ऑपरेटर डिवीज़न, डिवाइड के लिए हम इस स्लैश सिंबल का प्रयोग करते हैं। यूज टू परफॉर्म डिवीज़न ऑफ नंबर्स, नंबर्स के ऊपर डिवीज़न का काम करना है, भाग करने का काम करना है, उसके लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे 8/5, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली 1 आएगा। जब किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उत्तर भी इंटीजर फॉर्म में ही आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। यह डिफरेंट है हमारे आम मैथमेटिक्स से। इस पॉइंट को हमने ध्यान से याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट 2 पॉइंट जो हम करेंगे अभी। 8 को 5 से भाग किया 1 आएगा। उसी तरह 8.0 को 5.0 से भाग किया तब 1.6 आएगा। अर्थात किसी फ्लोट नंबर को किसी दूसरे फ्लोट नंबर से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास आंसर भी फ्लोट में आएगा। अदरवाइज इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर इंटीजर ही आएगा। अगर हमारे पास डिवाइड करते हुए एक वैल्यू कम से कम फ्लोट में है तब हमारे पास उत्तर फ्लोट में आएगा।
अदरवाइज अगर दोनों वैल्यूज इंटीजर में है तो इंटीजर में ही आंसर मिलेगा हमें, फ्लोट में आंसर नहीं होगा। तो फ्लोट में आंसर लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि डिवाइड करने वाले नंबर्स में से एक नंबर हमारा फ्लोट टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेटर है, यह परसेंट का सिंबल है बट इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है सी में। इसको किसी रिमाइंडर वैल्यू को मींस शेषफल प्राप्त करने के लिए दो नंबर्स को आपस में भाग करने के बाद हमारे पास जो शेषफल प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे 7 को बीच में रख के 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 शेषफल बचता है, तो इस 3 को प्राप्त करने के लिए, शेषफल को प्राप्त करने के लिए हम मॉड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा बट उसका शेषफल कितना आएगा, 3। नॉट अलाउड ऑन फ्लोट वैल्यूज, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी या C++ भाषा मॉड्यूलस ऑपरेटर को फ्लोट वैल्यूज के साथ अलाउ नहीं करती यूज़ करना। इस पॉइंट को आप सबने ध्यान से याद रखना है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग फ्लोट वैल्यूज पर अलाउड नहीं है। अगर आप एक फ्लोट वैल्यू को दूसरे फ्लोट वैल्यू के साथ मोड में यूज़ करेंगे तब आपके पास एरर आएगी। आइए अब एक प्रोग्राम के द्वारा इन ऑपरेटर्स को कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यह हमारे पास सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया गया है सिंपल, जिसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उनके ऊपर ये 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने यूज़ किए हैं। यह वह पार्ट है जो आपको दिखाई नहीं देगा जब आप प्रोग्राम एक्चुअल में बना रहे हो। यह मेन मेमोरी को शो करेगा। यह सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोग्राम की वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। नीचे आपको मॉनिटर स्क्रीन दिखाई गई है। इस प्रोग्राम के आउटपुट कैसे कैसे क्या क्या आएगी उसके बारे में बताते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम जैसे आपको पहले भी बताया है कि कहाँ से शुरू होगा, एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है, मेन फंक्शन से। इसमें सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की है। मेमोरी में 3 वेरिएबल्स ABC क्रिएट होंगे, जैसे यहाँ पे शो कर दिया। 3 वेरिएबल्स मेमोरी में एलोकेट हो गए। अब नेक्स्ट लाइन है जो A = 8, B = 5। A की मेमोरी में 8 स्टोर हो जाएगा और B की मेमोरी में 5 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन C = A + B एग्जीक्यूट होगी। तो इस लाइन में कंप्यूटर A की मेमोरी से 8 पिक करेगा और B की वैल्यू 5 लेगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़कर 8 + 5 13 बन गया, जो कि किस में स्टोर किया जा रहा है, वापस C में। तो C में A और B की वैल्यू का टोटल होकर स्टोर हो रहा है। यहाँ पे हम प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन से मेमोरी में 13 स्टोर हो जाएगा। फिर अगली लाइन प्रिंटएफ का आपको बताया गया है पहले क्यों प्रयोग करते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पे, कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज या वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हम इसमें दोनों चीज़ें कर रहे हैं। मैसेज भी शो करवा रहे हैं और C की वैल्यू भी शो करवा रहे हैं। C क्योंकि इंट टाइप का है इसलिए हमने यहाँ पे %d लगाया है। /n क्यों यूज़ करते हैं, न्यू लाइन के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लाइन चेंज हो कि सम इज मैसेज शो और फिर साथ में C की वैल्यू कितनी है, 13 शो करेगा। इस लाइन के बाद वो अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे A और B की वैल्यू 8 और 5 को उठाया और उनकी सब्ट्रैक्शन की 3 किस में वापस स्टोर कर दिया, C में। ये देखिए अब C में 13 की जगह 3 स्टोर हो गया, मीन्स पिछली वैल्यू ओवरराइट हो गई और उसमें नई वैल्यू 3 आ गई। तो एक वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होती है। जब आप नई वैल्यू देते हो तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह
नई वैल्यू आ जाती है। फिर अगली लाइन में जो प्रिंट एफ है वो हमें शो करेगा सब्ट्रैक्शन इज, नाउ सी की वैल्यू कितनी है 3, सब्ट्रैक्शन इज 3। लाइन चेंज करने के बाद स्लैश एन लगाया है। फिर कैलकुलेशन अगली होगी c इक्वल टू a इंटू बी। अब 8 और 5 को उठाया और उनके गुणा करके वापस c में स्टोर कर दिया, कितना बन गया 40। फिर उनकी गुणा का रिजल्ट अगली लाइन में मल्टीप्लिकेशन इज, c की वैल्यू कितनी आएगी 40। फिर डिवाइड करेगा, क्या आप बता सकते हो कि 8 और 5 की डिवीजन कितनी आएगी? यस, बिल्कुल राइट, 1। यहाँ पे c की वैल्यू अब क्या बन गई 1, क्योंकि 8 को 5 से डिवाइड करके इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। नाउ उसका रिजल्ट डिवीजन इज, c की वैल्यू 1 शो होगी, डिवीजन इज 1। अब मॉड ऑपरेटर, मॉड का कितना आंसर आएगा? अब 8 को 5 से डिवाइड करने के बाद कितना शेषफल बचेगा 3, तो अब c की वैल्यू क्या बन गई 3 बन गई। अब रिजल्ट क्या आएगा? रिमाइंडर इज 3। इस प्रोग्राम से आपको सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इंटीजर नंबर्स पर यूज करने आ गए होंगे और यह प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, मेमोरी में क्या हो रहा है, किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये आपको समझाने की कोशिश की गई है और साथ साथ में कैसे आउटपुट आ रही है वो बताया गया है। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आइए अब इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को फ्लोट वैल्यूज पर यूज़ करना सीखें। यह प्रोग्राम पहले की तरह ही है, सिर्फ जो वेरिएबल्स थे इंटीजर टाइप के वो अब फ्लोट टाइप की हैं और वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए %d की जगह %f लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू को शो करवाने के लिए %d का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्लोट वैल्यू के लिए हम %f का प्रयोग करते हैं। लास्ट 2 लाइंस में हमने कमेंट कर दिया, डबल स्लैश कमेंट को शो करता है, जैसे हमने आपको पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया है। कमेंट्स किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बट यहाँ पे हम इनको डिस्क्राइब करने की जगह हम इनको डिसेबल कर रहे हैं इन इंस्ट्रक्शंस को। जैसे कि बताया गया है पहले भी, कमेंट्स वाली लाइंस कभी भी कंपाइलर द्वारा कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं की जाती, इसलिए हमें इन लाइनों को एग्जीक्यूट होने से रोकने के लिए कमेंट्स लगा दिया। कमेंट क्यों लगाया? क्योंकि जैसे कि पिछले टेबल में आपको बताया गया है कि मॉड ऑपरेटर है, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, वो फ्लोट टाइप के वैल्यूज़ पर काम नहीं करता। अगर यहाँ पे कमेंट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एरर आएगी, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा। इसलिए हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर की फंक्शनिंग को डिसेबल कर दिया कमेंट्स लगाकर। आइए अब देखते हैं कि यह प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स मेमोरी में एलोकेट होंगी, फिर a और b की वैल्यू उनमें स्टोर होगी, जैसे हमने दिया है 8 और 5। फ्रैक्शनल वैल्यू जो फ्लोट की है वो 6 डेसिमल प्लेसेस में स्टोर होती है, इसलिए यहाँ पे 6 पॉइंट में हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। अब c में इन दोनों वैल्यूज का टोटल होकर 8 + 5 13 पॉइंट समथिंग बन गया। अब प्रिंट एफ से हम इस वैल्यू को शो करवाएंगे। सम इज के साथ c की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग शो हो रही है। फिर c = a - b में 8 और 5 का सब्ट्रैक्शन करके c में 3.00 समथिंग स्टोर होगा। अब जब सब्ट्रैक्शन इज शो करेगा तो साथ में c की वैल्यू 3.0 रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट c = a × b। अब यह a और b की वैल्यू 8 × 5 40 को c में स्टोर करेगा और अगली लाइन प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन इज 40 शो करेगा। अब हम जब a को b से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों फ्लोट वैल्यूज हैं, a में भी फ्लोट है, b में भी फ्लोट है, तो जो आंसर आएगा वो भी फ्लोट में आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा।
जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था 8 को 5 से डिवाइड करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ था, बट यहाँ पे हमें a को b से डिवाइड करने पर 1.600 समथिंग प्राप्त होगा। जब हम इसको शो करवाएंगे तब हमें डिवीज़न इज़ 1.66000 समथिंग शो होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे फ्लोट और इंटीजर वैल्यूज़ पर यूज़ करेंगे, इन दोनों प्रोग्रामों से आपको इस बारे में जानकारी हो गई होगी। आइए अब अगला टाइप है जो ऑपरेटर्स का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स और टू वैल्यूज आर कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। वह ऑपरेटर जिनका प्रयोग हम दो ऑपरेंड्स, ऑपरेंड क्या होते हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेटर काम करते हैं, उन्हें ऑपरेंड कहा जाता है। वह ऑपरेटर जो दो वैल्यूज पर या ऑपरेंड्स कंपेयर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है। इस कंपैरिजन में जब ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं तब हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और कंपैरिजन का रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जो ऑपरेंड्स हैं जिन पे यह ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं वह कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई एक्सप्रेशन में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। दीज ऑपरेटर्स रिटर्न ए बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन के पश्चात ये ऑपरेटर हमें बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स के रूप में प्रदान करेंगे। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। मीन्स जब हम उस कंपैरिजन के रिजल्ट को शो करवाएंगे वह ट्रू और फॉल्स नहीं शो करेगा, वह 1 और 0 शो करेगा। अगर कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू आता है तो इट मीन्स वह 1 रिप्रेजेंट करेगा, अगर फॉल्स आता है तो वह 0 रिप्रेजेंट करेगा। द कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जा सकता है। सी भाषा में 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। आइए अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स के सिंबल्स आपको दिए गए हैं, उनका नाम क्या है, उनके डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स। ये ऑपरेटर इंटीजर और रियल दोनों वैल्यूज़ पर एक तरह ही काम करते हैं। आइए अब इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और इनके काम को डिस्कस करते हैं। ये सभी ऑपरेटर कंपैरिजन का काम करते हैं और कंपेयर करके हमें या तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेंगे या ट्रू। फॉल्स का मतलब 0 रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू का मतलब 1 रिटर्न करेंगे। इक्वल्स टू ऑपरेटर डबल सिंबल है, यहाँ पे इक्वल्स टू का ध्यान में रखना है, अपने याद रखना है। जब वैल्यू को कंपेयर करना है कि दो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं तब हम डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे। अगर वैल्यूज को सिंपली किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है तब सिंगल इक्वल टू। ये दोनों में अंतर ध्यान में रखना है, सिंगल इक्वल टू में और डबल इक्वल टू में। दोनों अलग अलग ऑपरेटर हैं। एक का प्रयोग वैल्यू स्टोर कराने के लिए और इसका प्रयोग दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं, क्या 4 बराबर है 5 के है, नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्या 5 बराबर है 5 के है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। इस तरह से इक्वल टू ऑपरेटर को प्रयोग करके हम चेक कर सकते हैं कि दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। इक्वल्स टू ऑपरेटर्स जो दो डबल इक्वल टू के साइन है उनके बीच में आपने स्पेस नहीं डालनी, वे साथ में ही रहेंगे, बिना स्पेस के ही आप प्रोग्रामिंग करते हुए इन्हें टाइप करोगे। नॉट इक्वल टू जब आपने चेक करना है कि दोनों वैल्यूज जो गिवन है आपको वो बराबर नहीं है तब आप नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करेंगे। ये सिंबल है नॉट इक्वल टू का, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू का सिंबल। ये एक ही ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू। जैसे 4 5, क्या 4 बराबर नहीं है 5 के, सही है, ट्रू। 4 5 के बराबर नहीं है, ये बात सही है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। 4 क्या 4 बराबर नहीं है 4 के, ये गलत है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया। नेक्स्ट ऑपरेटर ग्रेटर देन, इसका प्रयोग दो वैल्यूज में कौन सी वैल्यू बड़ी है वो चेक करने के लिए किया जाता है। कंपेयर करने के बाद जैसे 4 ग्रेटर देन 5, क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। क्या 5 4 से बड़ा है, तो ये ट्रू आ गया। उसी तरह से लेस देन ऑपरेटर, क्या 4 5 से छोटा है, इसलिए ये ट्रू है।
क्या 5 4 से छोटा है? नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू में हम दो चीजें चेक करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हुई या बराबर हुई तब भी ट्रू देगा। तो यह ऑपरेटर दोनों में से एक चीज अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू देगा। जैसे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे ग्रेटर नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो इसलिए इसने इसका रिजल्ट ट्रू दिया है। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये क्या है? गलत है, इसलिए फॉल्स, क्योंकि 6 ना तो 8 से ग्रेटर है ना ही इक्वल टू है। उसी तरह से एक और एग्जांपल, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 4 भी ना तो 5 से बड़ा है ना बराबर है, इसलिए ये भी फॉल्स। अगर होता 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 14 ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर देन तो है ना। 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में 14 5 से बड़ा है, तो उस केस में भी क्या आएगा? रिजल्ट ट्रू आएगा। लेस देन इक्वल टू, इसमें 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या है? ये रिजल्ट ट्रू है, क्योंकि 4 छोटा तो है, अगर बराबर नहीं है, दोनों में से एक चीज ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 छोटा है, ट्रू है, इसलिए ट्रू आ गया। 4 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 ना तो 2 से छोटा है ना 2 के बराबर है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स। 4 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 4 से छोटा नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। तो इन दोनों में से एक ऑपरेशन अगर ट्रू है तब हमें यह ऑपरेटर क्या देगा? ट्रू। अब इनका प्रयोग करेंगे कहाँ पे, कैसे होगा? इसके लिए हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कंट्रोल स्टेटमेंट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वहाँ पे इनका प्रयोग कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल आपने इन ऑपरेटर्स के सिंबल्स के नाम याद रखने हैं और उनका काम क्या है, कब वह ट्रू रिजल्ट देते हैं, कब वह फॉल्स रिजल्ट देते हैं, सिर्फ इस चीज़ को आपने समझना है। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जैसे आपको बता के ही हटा हूँ, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे इनमें टेस्ट कंडीशंस यूज होती हैं, उनमें हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ये सभी बाइनरी ऑपरेटर हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? हर ऑपरेटर को काम करने के लिए 2 वैल्यूज चाहिए, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर्स बोला गया है। 2 ऑपरेंड्स, जैसे कि हमने पिछले टेबल में देखा था, सभी कंपैरिजन में हमने 2 वैल्यूज, एक लेफ्ट में एक राइट में यूज की थी, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर बोला गया है। आइए अब नेक्स्ट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर हेल्पफुल टू फॉर्म कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। मीन्स अगर आपने एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, एक सिंगल रिलेशनल एक्सप्रेशन थी, बट एक से ज़्यादा कंपैरिजन को साथ में जोड़ना है, तब हम कंपाउंड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ में कनेक्ट करके सारे का रिजल्ट इकट्ठा हासिल करेंगे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में एक कंडीशन को चेक कर रहे थे हम, बट लॉजिकल ऑपरेटर में हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंपाउंड स्टेटमेंट में इकट्ठा करके प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन कैसे बनती है? रिलेशनल एक्सप्रेशन या एक कंडीशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन बोला जाता है। जैसे A ग्रेटर देन B, यह एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। उसी तरह से एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करके हम कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ओनली यूज्ड विद रिलेशनल एक्सप्रेशन। इनका प्रयोग केवल रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए ही किया जाता है। इन ऑपरेटर्स को बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा गया है, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है बूलियन अलजेब्रा, उसका पार्ट है ये, इसलिए इनको बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा गया है। आइए इन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सी में 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट। 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं। एंड का सिंबल है 2 बार एंड की एम्परसेंड की निशानी, 2 बार पाइपिंग सिंबल की निशानी, एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ओनली, नॉट की निशानी। एंड ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब इसमें, पहले तो ये देखिए इसमें हम कितनी कंडीशंस यूज कर रहे हैं, एक पहली कंडीशन, दूसरी, 2 कंडीशंस हैं। मोर देन 1 कंडीशन यूज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम एंड या और ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, बट दोनों के रिजल्ट में डिफरेंसेस हैं। आइए वे देखते हैं।
एंड ऑपरेटर कब रिटर्न करे? जब ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, जो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा जहां पर, वहां पे इसका रिजल्ट सारे का ट्रू माना जाएगा। जैसे लास्ट केस में 3 छोटा है 5 से एंड 4 छोटा है 5 से, ये दोनों कंडीशंस ही ट्रू हैं, तो इसका सारे का रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। अगर एक भी कंडीशन दोनों में से फॉल्स होगी तो इसका सारे का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। जैसे 3 बड़ा है 5, ये फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा? एंड ने सारे का रिजल्ट क्या देना है? फॉल्स। यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी फॉल्स है, यहाँ पे एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब भी फॉल्स है। सिर्फ इस केस में जहाँ पर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि एंड ऑपरेटर तब हमें ट्रू रिजल्ट देगा जब दोनों ही कंडीशंस एंड के साथ जो दी गई हैं वो दोनों ही ट्रू हों, तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। जबकि और के केस में अगर दो में से कोई भी एक या दोनों ट्रू हो जाती हैं, और ऑपरेटर के केस में अगर जो दो कंडीशंस दी गई हैं उनमें से एक का भी रिजल्ट ट्रू आ जाता है तो सारे का रिजल्ट ट्रू आएगा। अर्थात अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर एक भी कंडीशन दोनों में से ट्रू हो गई तो सारे का रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे पहले केस में और ऑपरेटर यूज करके दो कंडीशंस कनेक्ट की हैं, कंपाउंड की हैं, अगर दोनों यहाँ पे दोनों का रिजल्ट क्या है? फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स। अगर यहाँ पे एक का रिजल्ट फॉल्स और दूसरी का ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू होने पर हमें रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे 3 लेस देन 5 है, ट्रू है, बट दूसरी कंडीशन फॉल्स है तब भी ट्रू, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब भी ट्रू। अर्थात अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर अगर ऑपरेंड का रिजल्ट ट्रू है तो नॉट ने उसका रिजल्ट रिवर्स कर देना है, फॉल्स बना देना है। अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट ट्रू। जैसे 3 छोटा है 5 से, ट्रू है, ट्रू का नोट क्या कर दिया? फॉल्स। 3 बड़ा है 5 से, यहाँ पे रिजल्ट क्या है? फॉल्स। फॉल्स का नोट, नोट ने इसके रिजल्ट को उल्टा दिया। 3 बड़ा है 5 से, फॉल्स है, फॉल्स का नोट ट्रू। तो जो इसका ऑपरेंड है नॉट ऑपरेटर का, उसने उसके उल्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करना है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ये थे लॉजिकल ऑपरेटर। आइए अब थोड़ी सी और चर्चा इन ऑपरेटर्स के बारे में करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर हैं, इनके लिए तो हमें दो कंडीशंस, एक लेफ्ट में एक राइट में चाहिए, तो ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि एक लेफ्ट ऑपरेंड है, इनके एक राइट ऑपरेंड होता है, इसलिए ये दोनों ही क्या है? बाइनरी ऑपरेटर हैं। बट नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पे एक रिजल्ट इसका आ गया, एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये सारा हो गया, तो एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ एक एक ऑपरेंड, मीन्स एक ऑपरेंड ये एक ऑपरेंड ये, तो ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। इसमें भी 2 ऑपरेंड हैं तो ये भी क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। बट इसमें एक ही ऑपरेंड है, ये सारी का रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू के ऊपर काम कर रहा है, तो ये इसे क्या बोलेंगे हम? यूनरी। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो एक सिंगल ऑपरेंड पे, एक सिंगल वैल्यू पे काम करते हैं, जबकि बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो 2 वैल्यूज पर या 2 ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। आइए अगला ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले भी कई एग्जांपल्स में यूज़ कर चुके हैं। किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंबल सिंगल इक्वल टू का साइन है। आइडेंटिफायर वह मेमोरी लोकेशन है जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर कराना है। यह कोई वेरिएबल या कांस्टेंट एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, और जो एक्सप्रेशन, फार्मूला या वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं, जिसका रिजल्ट हम स्टोर करवाना चाहते हैं, वो राइट साइड पे होगी। लेफ्ट साइड हमेशा और हमेशा उस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगी जहां पर आपने इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या वैल्यू का रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो असाइन का मतलब स्टोर करवाना। तो जो ऑपरेटर किसी वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। इक्वल टू का सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे a = -2, a में क्या स्टोर हो रहा है? -2। एक
वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाया गया है। यहाँ पे 5 वैल्यू को b में स्टोर करवाया जा रहा है। यहाँ पे a और b दो वेरिएबल्स की वैल्यू, ये क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन जिसमें हम कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो एक एक्सप्रेशन है। a प्लस b एक फार्मूला बन गया। a और b की वैल्यू को उठाएगा, उनका वैल्यूज़ पे काम करेगा यह एक्सप्रेशन, और उसका रिजल्ट c में स्टोर कर देगा। हम किसी एक्सप्रेशन को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी a है और राइट साइड में भी a है। इट मीन्स a की वैल्यूज़ को उठाकर उसमें 10 जोड़कर a की नई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा। मीन्स पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा नई वैल्यू से। मान लीजिए a की पहली वैल्यू 5 है, a में 5 स्टोर है, तो यह 5 को उठाएगा, 5 + 10 15, और a की नई वैल्यू 5 की जगह क्या बन गई, 15। इस तरह की स्टेटमेंट को जो खुद की वैल्यू को मॉडिफाई करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेल्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट। फॉलोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आर इनवैलिड, ये सभी सही असाइनमेंट्स हैं, बट अगर आप असाइनमेंट्स को इस तरह से लिखते हो a + b = c, जैसे कि आपको बताया गया है कि लेफ्ट साइड में हमेशा कोई मेमोरी लोकेशन, कोई वेरिएबल का नाम ही होना चाहिए, कोई फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नाम में प्लस का सिंबल तो हो नहीं सकता आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल के अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट साइड में आप कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, लेफ्ट साइड में कोई मेमोरी लोकेशन ही होनी चाहिए, इसलिए यह क्या है, एक गलत असाइनमेंट स्टेटमेंट है। 5 = a, किसी वेरिएबल का नाम भी 5 नहीं हो सकता, डिजिट से कोई नाम शुरू नहीं होना चाहिए, तो यह भी इलीगल स्टेटमेंट है। 5 मेमोरी लोकेशन नहीं हो सकती, इसलिए उसमें a की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। ये इलीगल या इनवैलिड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को इन एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल की तरह ही यूज़ करना चाहिए। सेल्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के लिए सी में अलग से सिंबल, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट सिंबल बोलते हैं जिनको, वह प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने देखी थी, जब कोई वेरिएबल खुद की वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन करके खुद को ही असाइन करता है, स्टोर करता है, तब वह सेल्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। इस वेरिएबल में a अपनी ही वैल्यू को मॉडिफाई करके खुद को ही असाइन कर रहा है, रीअसाइन कर रहा है, अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। मीन्स a की ओल्ड वैल्यू में कैलकुलेशन होके नई वैल्यू उसको असाइन होके उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो गई। द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इन द वर्ब एग्जांपल इज, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था a को हमने -2 वैल्यू दी थी। विद असाइनमेंट स्टेटमेंट, अगर हम यह असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं a = a + 10, तो a की पुरानी वैल्यू -2 है, -2 + 10 मीन्स एक्सप्रेशन क्या बन गई हमारे पास यहाँ पे, a = -2 + 10, तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 8। a की नई वैल्यू अब कितनी बन गई, 8। इस तरह से a की पुरानी वैल्यू -2 का प्रयोग करते हुए उस पे कैलकुलेशन की और a को ही असाइन कर दी, तो पुरानी वैल्यू -2 ओवरराइट होकर उसकी नई वैल्यू 8 बन गई। इस तरह की एक्सप्रेशन को सेल्फ असाइनमेंट बोला जाता है, और इन सेल्फ असाइनमेंट्स के लिए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रयोग किए जा सकते हैं। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर द शॉर्टकट मेथड टू राइट सेल्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स की सहायता से आप इस तरह की सेल्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कौन कौन से शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, आइए अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 5 शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, डिवाइड, इक्वल टू, मॉड, इक्वल टू, ये सिंगल ऑपरेटर्स हैं सभी पांचों। जैसे a + = 2 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन गया, a = a + 2। इस सेल्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो। मींस a रिपीट हो रहा था, उसे एक बार लिख दिया और प्लस को आगे इक्वल टू के आगे ले गए, तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन गया शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से। तो दोनों के काम में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे भी a की वैल्यू में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी a की वैल्यू में, बट यह फास्ट वे है इस कैलकुलेशन को करवाने का। CPU इस काम को जल्दी करेगा एज कंपेयर टू दिस, इसलिए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट
CPU की प्रोसेसिंग कैलकुलेशन को इंक्रीज करने के लिए बनाए गए हैं। वैसे ही और एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 का मतलब है a की पुरानी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके a को नई वैल्यू दे देना। इस तरह से डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर को भी आप शॉर्ट हैंड असाइनमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। आइए अब अगला ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स, ये यूनरी ऑपरेटर हैं विच रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड, जो केवल एक ऑपरेंड के ऊपर एक वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर होगा वह वेरिएबल ही होना चाहिए, हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं कर सकती। अर्थात इस ऑपरेटर का जो यूज है किसी वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, किसी वेरिएबल या किसी आइडेंटिफायर के ऊपर ही इसको प्रयोग कर सकते हैं। आगे एग्जांपल देखेंगे हम। फिलहाल इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस प्लस 2 बार प्लस का सिंबल, जैसे इक्वालिटी ऑपरेटर के लिए 2 बार इक्वल टू यूज किया था, वैसे ही 2 बार प्लस का सिंबल यूज करके इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन गया। एक प्लस किस लिए यूज करते हैं? 2 वैल्यूज को जोड़ने के लिए, बट 2 प्लस किस लिए यूज करते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। उसी तरह से 2 बार माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर की निशानी है, सिंबल है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जो ऑपरेंड इसके साथ लगाया जाएगा उसकी वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देगा। किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम उसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपने ऑपरेंड की वैल्यू में 1 डिक्रीज कर देता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लेट a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है। जब हम a प्लस प्लस करेंगे तो उसने इस a की वैल्यू को प्लस प्लस इंक्रीज करना है, सिर्फ एक ही इंक्रीज होगा इस ऑपरेटर की सहायता से, अर्थात a की वैल्यू 5 से क्या बन गई? 6। उसी तरह b माइनस माइनस का मतलब है b की वैल्यू में एक वैल्यू डिक्रीज कर देनी है, अर्थात 10 से उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 9। तो a प्लस प्लस से a की वैल्यू 6 बन जाएगी और b माइनस माइनस से b की वैल्यू 10 से 9 बन गई। तो यूनिट इंक्रीमेंट के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और यूनिट डिक्रीमेंट के लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। वी कैन से दैट a प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू, हम कह सकते हैं कि a प्लस प्लस किसके बराबर है? a की वैल्यू में ओल्ड वैल्यू में 1 जोड़ना, और b माइनस माइनस किसके बराबर है? b की ओल्ड वैल्यू में 1 घटाने के लिए। तो a प्लस प्लस a की वैल्यू में 1 इंक्रीज करेगा और b माइनस माइनस b की वैल्यू में 1 को डिक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं। आपने ऑपरेटर को पहले लिखा है ऑपरेंड से या बाद में लिखा है? अगर आपने ऑपरेटर को पहले लिखा है तो वह प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बन जाएगा, अगर बाद में लिखा है तो वह पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट बन जाएगा। अर्थात ऑपरेटर या ऑपरेंड को आप कहाँ पे लगा रहे हो? जैसे प्लस प्लस a लगाया या a प्लस प्लस लगाया, प्लस प्लस ऑपरेटर पहले यूज हो रहा है और ऑपरेंड बाद में, तो यह प्रीफिक्स बन गया। अगर आप a प्लस प्लस यूज कर रहे हो मीन्स ऑपरेंड पहले लगा रहे हो ऑपरेटर बाद में लगा रहे हो, तो यह पोस्ट फिक्स बन गया। तो ऑपरेटर का प्रयोग आप कहाँ पे कर रहे हो? ऑपरेंड से पहले या बाद में? अगर पहले कर रहे हो तो वह प्रीफिक्स बन जाएगा, अगर बाद में कर रहे हो तो वह पोस्ट फिक्स बन जाएगा। जब इन प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स को स्टैंड अलोन एज इट इज मीन्स a प्लस प्लस या प्लस प्लस ए यूज करें फिर तो इनमें कोई फर्क नहीं है, मीन्स किसी फार्मूले में यूज नहीं कर रहे, आप इसको एज इट इज a प्लस प्लस या प्लस प्लस ए लगा रहे हो किसी फार्मूले में यूज किए बिना, तब इनकी वैल्यू या इनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों केसेस में प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में a की वैल्यू 1 ही इंक्रीज होगी। जब इन ऑपरेटर्स को स्टैंड अलोन प्रयोग किया जाएगा वे दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है इन दोनों के कामकाज में। बट व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन, जब वे किसी फार्मूले में किसी एक्सप्रेशन में यूज किए जाएंगे, दे शोज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन वेरिएबल्स वैल्यूज। जब इन्हें किसी एक्सप्रेशन में यूज किया जाएगा प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स को, तब वह
डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इनको डिस्कस करते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल देखते हैं। पहले लेट w की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 5 है और दो वेरिएबल y और z। हमने यहाँ पे चार वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं w, x, y, z। अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू प्लस प्लस w, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक स्टोर कराने का, एक इंक्रीमेंट का। एक स्टोर कराने का, एक डिक्रीमेंट का। तो कौन सा काम पहले होगा, स्टोर करवाने वाला या इंक्रीमेंट वाला? अगर आप प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तब यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट का काम होगा, बाद में स्टोर होगा। अगर पोस्ट फिक्स यूज करती तब पहले स्टोर होना था, बाद में इंक्रीमेंट होना था। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कंपाइलर को बताता है कि पहले उसने इंक्रीमेंट का काम करना है, बाद में इंक्रीज की हुई वैल्यू को y में स्टोर करवाना है। Here first of all the value of w and x is incremented या decremented। यहाँ पे स्टोर होने से पहले इनकी वैल्यू w और x की वैल्यू स्टोर होने से पहले क्या होगी? इंक्रीज एंड डिक्रीज। अर्थात w की वैल्यू 8 से 9 बन गई और x की वैल्यू 5 से 4 बन गई। पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, 9 और 4 बनने के बाद इनकी वैल्यू इनमें स्टोर होगी y और z में। अर्थात y की वैल्यू कितनी बन गई? 9 और z की वैल्यू कितनी बन गई? 4। बट अगर हम यही चीज सेम एग्जांपल पोस्ट फिक्स में देखें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, सेम एग्जांपल है बट यहाँ पे हमने सेम ऑपरेशन यूज किया बट यहाँ पे पोस्ट फिक्स है। क्यों पोस्ट फिक्स है? क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमने वेरिएबल के बाद में लगाए हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंस आएगा। w और x की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वही रहेगी। w की वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी, x की वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले इनकी वैल्यू y और z को जाएगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम बाद में होगा। अर्थात w की वैल्यू पहले 8 थी, वो y को जाएगी, y की वैल्यू 8 बन गई, उसके बाद w की वैल्यू इंक्रीज हुई 9। यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, 5 वैल्यू पहले z को जाएगी, फिर 5 x की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ पे भी दो काम है बट यहाँ पे असाइनमेंट का काम पहले होगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बाद में। क्यों? क्योंकि पोस्ट फिक्स कहता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाद में करना है पहले, और काम जो दूसरे हैं वो एक्सप्रेशन में पहले करने हैं। तो यहाँ पे w की वैल्यू पहले y को इंक्रीज असाइन होगी, फिर w की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे x की वैल्यू पहले z को जाएगी और फिर x की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम हुआ, फिर बाद में वैल्यू स्टोर हुई। जबकि हमारे इस एग्जांपल में पहले वैल्यू स्टोर होगी, बाद में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो वहाँ पे पिछले एग्जांपल में y और z की वैल्यू 9 और 4 थी, बट यहाँ पे y और z की वैल्यू 8 और 5 रहेगी। ये थी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की डिस्कशन। आइए अब डिस्कस करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। इट इज़ द ओनली टर्नरी ऑपरेटर। इसे टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। सी में केवल एक ही टर्नरी ऑपरेटर है। इट रिक्वायर 3 ऑपरेंड्स। इनको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड चाहिए, तब इसका काम पूरा होगा। इसके साथ हम कोई कंडीशनल ऑपरेशन मीन्स किसी कंडीशन ऊपर डिपेंड करता हुआ काम करवाना है, तब हम इन कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। इन कंडीशंस को बनाने के लिए हम रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग करके कंडीशंस बनाते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी काम को करवाती है, वो देखेंगे। उसकी जगह पर हम यह कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क और कोलन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क से पहले पहला ऑपरेंड काम करेगा, लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क के बाद ऑपरेंड 2 काम करेगा, लिखा जाएगा। और कोलन के बाद ऑपरेंड 3 लिखा जाएगा। आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको करेंगे। पहले इन तीनों ऑपरेंड्स के बारे में हम डिस्कशन कर लें। जो ऑपरेंड 1 है वो एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इस ऑपरेंड 1 का रिजल्ट या ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। अगर इस ऑपरेंड 1 का रिजल्ट ट्रू है तो हमारा ऑपरेंड 2 काम करेगा। अगर ऑपरेंड 1 का रिजल्ट फॉल्स है तो
तब ऑपरेंड 3 काम करेगा। अर्थात इन दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक ऑपरेंड ही काम कर सकता है। कौन सा ऑपरेंड काम करेगा, यह डिपेंड करता है ऑपरेंड 1 पर। ऑपरेंड 1 की वैल्यू ट्रू आने पे ऑपरेंड 2 काम करेगा, ऑपरेंड 1 की वैल्यू फॉल्स आने पर ऑपरेंड 3 काम करेगा। आइए अब हम टर्नरी ऑपरेटर की एक एग्जांपल देखें जिसमें दिखाया गया है कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर को हम सी के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड यूज़ किए जाते हैं और इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड इक्वल टू। जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं आप, क्वेश्चन मार्क से पहले ऑपरेंड 1 होता है जो हमेशा एक कंडीशन होती है। इस कंडीशन के रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला या कोलन के बाद वाला। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो x की वैल्यू है वह पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अर्थात x की वैल्यू बिग में स्टोर हो जाएगी। अगर यह कंडीशन फॉल्स है तो आपका कोलन के बाद वाला पार्ट y की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और वह बिग में स्टोर होगी। केवल एक ही वैल्यू x की या y की, इन दोनों में से एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा और केवल एक वैल्यू ही बिग में स्टोर होगी। और यह किस पर डिपेंड करेगा, x ग्रेटर देन y इस कंडीशन के रिजल्ट पर। अब अगर हम x और y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 100 ग्रेटर देन 15, तो ये क्या हुआ, ट्रू। तो ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट x की वैल्यू किस में चली गई, बिग में। अगर यह कंडीशन फॉल्स होती तब y की वैल्यू किस में चली जाती, बिग में। तो ऑपरेंड 1 की रिजल्ट ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेंड 2 काम करेगा या ऑपरेंड 3। हमारी इस एग्जांपल में ऑपरेंड 2 काम कर रहा है जो अपना रिजल्ट या अपनी वैल्यू बिग में स्टोर करवाएगा। इन द वर्ब टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन x ग्रेटर देन y इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले यह कंडीशन इवैल्यूएट होगी। एज द वैल्यू ऑफ x एंड y शोज द कंडीशन इज ट्रू। जैसे कि x और y की वैल्यू से पता चल रहा है कि यह कंडीशन ट्रू है, सो यह एक नॉन जीरो वैल्यू जो ट्रू को रिप्रेजेंट करती है रिटर्न करेगा। इस तरह से x की वैल्यू बिग वेरिएबल में असाइन हो जाएगी जैसे आपको ऊपर बताया है। बट इन केस ऑफ y बिकम्स ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ x, अगर y की वैल्यू x से बड़ी हो जाती है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तब यह कंडीशन फॉल्स हो जानी थी और y की वैल्यू बिग में आ जानी थी। इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम दो वैल्यूज़ के बीच में बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद हम बिग की वैल्यू प्रिंटफ लगाकर शो करवा सकते हैं। आइए अगला टॉपिक, अगली टाइप ऑपरेटर्स की देखते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स। These operators are used to perform operations at bit level. इन ऑपरेटर्स का प्रयोग बिट लेवल पर, अर्थात 0-1 को हम बिट्स बोलते हैं, बिट लेवल पर जब वैल्यू के बाइनरी फॉर्मेट पर आपने काम करना है तब आप इन बिट ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। These operators are not commonly used. इनका प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता क्योंकि यह लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए या सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट्स और शिफ्टिंग देम राइट टू लेफ्ट एंड सो ऑन। सो दीज आर यूज्ड ओनली इन स्पेशल एप्लीकेशंस वेयर ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। इस तरह से सिस्टम को हैंडल करने वाले जो प्रोग्राम हैं, जैसे स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना, इस तरह की एप्लीकेशंस सिस्टम प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। उन स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए ही आप बिटवाइज ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, दीज ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल टू इंटीजर डाटा टाइप्स ओनली। केवल इंटीजर टाइप की वैल्यूज पर ही, डाटा पर ही आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास ये जो नीचे टेबल में दिए गए हैं ये 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज लॉजिकल एंड, जिसको
सिंगल एंड की निशानी से, एम्परसेंड की निशानी से। लॉजिकल एंड में हमने डबल एंड यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम सिंगल एंड की निशानी यूज़ कर रहे हैं। वो लॉजिकल एंड था, ये बिटवाइज एंड है। बिटवाइज लॉजिकल और के लिए सिंगल पाइप की निशानी, बिटवाइज लॉजिकल एक्सओर ऑपरेटर के लिए कैरेट की निशानी, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट का सिंबल, वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। ये 6 ऑपरेटर्स हैं जिनका प्रयोग हम बिट लेवल ऑपरेशंस में कर सकते हैं। आइए अब इन ऑपरेटर्स की वर्किंग के बारे में देखते हैं। The working of AND, OR, XOR and ones complement bitwise operators on all combination of bits is summarized in the following table. इस टेबल में आपको AND, OR, XOR and complement की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ पर जो ऑपरेशंस हैं, वर्किंग है, वो आपको दर्शाई गई है। जैसे A और B 2 वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ पर अगर एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे 0 एंड 0 तो उसका रिजल्ट 0 होगा। एंड एक तरह से मल्टीप्लाई का काम कर रहा है बिट्स के ऊपर, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। तो एंड ऑपरेटर जब बाइनरी फॉर्मेट पर काम करेगा तब अगर दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी तभी एंड ने हमें 1 वैल्यू देनी है, अदरवाइज वह हमें 0 रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर के केस में अगर एक भी वैल्यू, इनपुट वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है तब हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। अगर बोथ वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास 0 हैं तब बिट वाइज और ने हमें 0 रिटर्न करना है। एक्सओर एंड और ऑपरेटर में मेन डिफरेंस दोनों का काम एडिशन का ही होता है एक तरह से, बट लास्ट वाली ऑप्शन में सिर्फ डिफरेंस है। एक्सओर ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं, जैसे दोनों वैल्यूज 0 0 हो जाएं या दोनों वैल्यूज 1 1 हो जाएं, तब इसने हमें 0 0 रिटर्न करना है। अगर ऑपोजिट वैल्यूज हैं जैसे 0 1 या 1 0, तभी हमें यह ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज सेम वैल्यूज पर 0 रिटर्न करेगा। जबकि और ऑपरेटर में हमारे पास 1 1 से भी 1 आता है, बट एक्सओर में 1 1 से 0 आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यह ऑपरेटर जो दी गई वैल्यू है, बिट है, उसको रिवर्ट कर देगा, उल्टा देगा। जैसे 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। इस तरह से इन 4 बिट लेवल ऑपरेटर्स को बिट फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए। मान लीजिए A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 6 है, तो A की वैल्यू 5 है तो मेमोरी में वो इस तरह से स्टोर होगा। 5 का बाइनरी है ये 1 0 1, बाकी 0 आगे लगी। हमने यहाँ पे सिर्फ 8 डिजिट में वैल्यू को दिखाया है, जबकि एक्चुअल में इंट की वैल्यू 16 डिजिट में स्टोर होती है। वैल्यू ज़्यादा बड़ी चली जाती है, इसलिए हमें उसको शॉर्ट में लिखना पड़ा। उसी तरह से B की वैल्यू 6 है, जो 6 का बाइनरी कितना होगा 1 1 0, बाकी सारी वैल्यूज उसके आगे क्या हो जाएंगी 0। इसको भी हमने 8 बिट में ही लिखा है, जबकि एक्चुअल में यह 16 बिट में स्टोर होगा। अगर हम A एंड B ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनका बिट वाइज देखिए, जैसे पिछले टेबल में हमने वर्किंग देखी थी, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। हमें बिट बाय बिट यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेशंस। बिट लेवल ऑपरेटर्स में आप जो वैल्यू है उसके बाइनरी फॉर्मेट पे जो पीछे टेबल दिया गया है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जब ऊपर नीचे की वैल्यू सेम होगी, एंड के केस में 1 होगी तभी हमें 1 मिलेगा अगर दोनों वैल्यूज 1 हैं। अगर एक भी वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हुए 0 आ जाती है तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। अब और ऑपरेटर का देखते हैं। और में हमने क्या किया था, अगर दोनों वैल्यू 0 हैं तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। 1 0 1, 0 1 1, 1 1 1, 0 0 0, आगे सारी 0 हैं तो 0 बन गया। तो और में हमने किया था कि एक भी 1 आ जाए तो आपका रिजल्ट कितना होगा 1 आएगा। अगर दोनों वैल्यू 0 हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। एक्सओर के केस में
अगर हमारे पास सेम वैल्यू है, दोनों ऊपर नीचे सेम वैल्यूज है तो 0 आएगा, अदरवाइज ऑपोजिट वैल्यूज है तो 1 आएगा। 1 0 1 0 1 1 ऑपोजिट थी, यहाँ पे अब सेम आ गई 1 1 0 0 0 0। तो उस ट्रुथ टेबल जो हमने पिछली डायग्राम में किया था उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेटर बाइनरी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। आइए अब लेफ्ट शिफ्ट का काम देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट 3 ए 2 बार लेस देन की निशानी है जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करती है। इसमें हमने ए की वैल्यू को जो बिट्स फॉर्म में है उसके ऊपर 3 बिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, अर्थात ए की वैल्यू सभी डिजिट लेफ्ट की तरफ 3 बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे राइट साइड पे यहाँ पे 3 बिट्स एक्स्ट्रा इंसर्ट हो चुकी हैं। और 5 जो था ये 101 वो 3 बिट आगे शिफ्ट होकर ये आ गया और उसके बाद 3 जीरो नई इंसर्ट हो गई। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट में एक बिट लेफ्ट को शिफ्ट करते हो तो सारे बिट्स एक एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगी। अगर लेफ्ट शिफ्ट 3 किया है तो सारे बिट्स 3 लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और राइट साइड में उतनी जीरो इंसर्ट हो जाएंगी। उसी तरह से आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। ए राइट शिफ्ट 3 जिसके लिए डबल ग्रेटर देन की निशानी लिखी है हमने, यह क्या करेगा, ए की वैल्यू को राइट की तरफ 3 बिट्स शिफ्ट कर देगा। जैसे ये 3 बिट हैं ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गए, पहले 1 बाहर निकल गया, फिर 0 बाहर निकल गया, फिर 1 फिर बाहर निकल गया, तो नए 0 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। तो मीन्स सारी वैल्यू क्या बन गई 0 0 0 0 0, क्योंकि जो 1 0 1 था वो क्या हो गया यहाँ पे बाहर निकल चुका है। राइट साइड 3 बिट्स को हमने शिफ्ट किया है। इस तरह बिट्स की शिफ्टिंग के लिए लेफ्ट साइड या राइट साइड में शिफ्टिंग के लिए हम लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट सभी बिट्स को क्या करना है उसने उल्टा देना है, 0 की जगह 1 आगे और 1 की जगह 0 आगे। इस तरह से इन 6 ऑपरेटर्स को बिट लेवल पर परफॉर्म किया जा सकता है। इन बिट्स को अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, क्योंकि कॉमन यूज़ नहीं है इनका। सिस्टम प्रोग्रामिंग में स्पेशली इनको यूज़ किया जाता है, बट आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था ताकि आपको सभी तरह के ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी मिल सके। ये एडवांस लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर आप इनको छोड़ भी दोगे बिगिनर्स के तौर पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनका प्रयोग हम किसी भी लेवल पर किसी भी प्रोग्राम में फ़िलहाल नहीं करेंगे। एडिशनल ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स के अलावा जो ऑपरेटर्स बच गए हैं उनको एडिशनल ऑपरेटर्स कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर्स हैं, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स हैं। ये अलग अलग कामों के लिए हम सी में प्रयोग करते हैं। इनमें से साइज ऑफ ऑपरेटर है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट जो पॉइंटर ऑपरेटर है वो जब हम पॉइंटर करेंगे तब डिस्कस करेंगे। एक स्पेशल वीडियो लेक्चर आएगा हमारा पॉइंटर्स के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर, तब हम स्ट्रक्चर के साथ यह सिलेक्शन ऑपरेटर जो डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर है इनका प्रयोग भी करेंगे। फिलहाल हम साइज ऑफ ऑपरेटर की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। साइज ऑफ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यह ऑपरेटर किसी ऑपरेंड को या किसी वेरिएबल को या किसी वैल्यू को मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी चाहिए उस साइज को डिटरमाइन करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। This operator is used to get the number of bytes that the operand occupies in the memory. मेमोरी में कोई ऑपरेंड कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, लेगा, उसको कितने बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप किसी भी वेरिएबल वैल्यू या ऑपरेंड को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है वह पता कर सकते हैं। आइए अब एक इसका सिंटैक्स एंड एग्जांपल देखें। साइज ऑफ में पहले तो ये ध्यान में रखना है कि इसके बीच में स्पेस नहीं डालनी। साइज ऑफ यह इकट्ठा शब्द है, इसके बीच में स्पेस नहीं आएगी। इसके साथ गोल ब्रैकेट में आप जिस ऑपरेंड का
मेमोरी साइज पता करना चाहते हैं वह लिख देंगे। जैसे किसी भी फ्लोट डाटा टाइप को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है वह पता करने के लिए हम साइज ऑफ गोल ब्रैकेट में फ्लोट लिख सकते हैं। फ्लोट को 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है तो यह साइज ऑफ ऑपरेटर आप जब इसको प्रिंटएफ में शो करवाएंगे इसकी वैल्यू तो वह मेमोरी रिक्वायरमेंट फ्लोट की 4 शो करेगा। अगर इंट डालेंगे तो 2 बाइट शो होगा। तो इस तरह से किसी भी डाटा टाइप का नाम लिखेंगे या कोई वैल्यू लिखेंगे उस वैल्यू को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है यह ऑपरेटर अपने आप उसको डिटरमाइन करेगा और आपको रिटर्न करेगा। आइए अब ऑपरेटर्स की एक और क्लासिफिकेशंस करते हैं। पहले हमने 8 कैटेगरीज में अलग अलग कामों के अकॉर्डिंग उनको जनरली क्लासीफाई किया था। अब हम ऑपरेटर्स को उनके ऑपरेंड की गिनती के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड वो वेरिएबल्स या वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर्स ने काम करना होता है। किसी ऑपरेटर को काम करने के लिए कितने ऑपरेंड की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटर्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के अकॉर्डिंग ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। Operators can also be classified on the basis of number of operands they operate on. कोई ऑपरेटर कितने ऑपरेंड्स पर काम कर रहा है, कितने ऑपरेंड उसको चाहिए काम करने के लिए, उसके बेसिस पे भी हम ऑपरेटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑपरेंड होता है वह कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी हो सकता है। तो ऑपरेटर को क्लासीफाई हम ऑपरेंड के अकॉर्डिंग करेंगे तो 3 कैटेगरीज में, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। 3 कैटेगरीज में आप ऑपरेटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, बट यह क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड्स है। कितने ऑपरेंड यूज करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब इनकी डिटेल ओवरव्यू देखते हैं। वैसे तो हमने जो पिछले ऑपरेटर किए हैं 8 कैटेगरीज उनमें हम बताते आ रहे हैं कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी क्या है, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। वह ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए एक सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत होती है उन्हें यूनरी ऑपरेटर्स बोला जाता है। कि जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा था हमने, इंक्रीमेंट के लिए हम एक ही ऑपरेंड यूज़ करते हैं। जैसे A+++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसके लिए सिर्फ एक वेरिएबल a यूज़ कर रहे हैं तो वह क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। तो जो ऑपरेटर अपना काम करने के लिए किसी एक सिंगल वैल्यू या किसी एक सिंगल वेरिएबल या किसी एक ऑपरेंड का प्रयोग करते हैं वह यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। नीचे एक टेबल दिया गया जिसमें सभी यूनरी ऑपरेटर्स को बताया गया है। जो भी हमने साइज ऑफ ऑपरेटर किया है उसमें भी हम एक ही सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिसका साइज हम मेमोरी रिक्वायरमेंट जानना चाहते हैं, वह एक ही ऑपरेंड उसको प्रोवाइड करते हैं तो वह भी एक यूनरी ऑपरेटर है। जैसे माइनस ऑपरेटर नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, प्लस इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इन सभी में हम केवल एक ऑपरेंड ही यूज़ कर रहे थे जो हमने पीछे एग्जांपल्स किए हैं। इसलिए बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। बाय का मतलब होता है 2। तो वह ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज में 2 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, जिनको काम करने के लिए 2 वैल्यूज या 2 ऑपरेंड्स चाहिए, उनको बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज आर बाइनरी ऑपरेटर्स। सी में ज़्यादातर जो ऑपरेटर हैं वे इसी कैटेगरी बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर एम्बेडेड बिटवीन 2 ऑपरेंड्स। इन ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड्स के बीच में रखा जाता है ताकि वह उन ऑपरेंड्स पर काम कर सके। किसी भी बाइनरी ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं 5 के 5, रिलेशनल ऑपरेटर हैं 6 के 6, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लॉजिकल में सिर्फ एंड तथा और ये दोनों ही बाइनरी हैं, जबकि नॉट ऑपरेटर यूनरी है। बिटवाइज ऑपरेटर जो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर था उसको छोड़कर बाकी 5 बिटवाइज ऑपरेटर क्या हैं, बाइनरी ऑपरेटर हैं। इस कैटेगरी में आएंगे, बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे सभी। ज़्यादातर ऑपरेटर बाइनरी कैटेगरी में ही आएंगे। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास केवल एक ही है सी में जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमने अभी एक एग्जांपल के साथ लार्जेस्ट ऑफ 2 वैल्यूज एक कंडीशन चेक करके हमने प्रयोग किया था। वह टर्नरी ऑपरेटर है जिसको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो वह ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड्स पे काम करते हैं उनको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला ऑपरेटर था जो सी में सिर्फ यही एक टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर है जिसकी सहायता से हम कोई कंडीशन चेक करके कोई एक काम ऑपरेंड 2 या ऑपरेंड 3 में से एक काम करवा सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके पीछे वाले टॉपिक्स में कंडीशनल ऑपरेटर में जाकर इस टॉपिक की डिटेल देख सकते हैं दोबारा से। आइए अब अगला टॉपिक, न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन जिसमें आप ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को इकट्ठा करके यूज़ कर रहे हैं वह एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में फार्मूलाज यूज़ करते हैं a + b, a > b वगैरह, तो वो सभी क्या हैं? एक्सप्रेशंस हैं। जो फार्मूलाज हम C में लिखते हैं उनको एक्सप्रेशंस बोला जाता है। जो एक्सप्रेशन होती है उसमें जो ऑपरेंड होते हैं वो कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे c = 5.0 / 9.0 × f-32। यह एक फार्मूला है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। अगर हम इस फार्मूले को लिखना चाहते हैं सी में तो यह इस तरह लिखा जाएगा। यह क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें c 5.0, 9.0, f और 32 ये तीन वैल्यूज़ 5, 9, 32 और दो वेरिएबल c एंड f, ये पांचों ही ऑपरेंड हैं जिनके ऊपर यह एक्सप्रेशन काम कर रही है। काम क्या हो रहा है? डिवीज़न का, मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन का एंड असाइनमेंट का। ये सभी ऑपरेटर्स हैं जो इन ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई वैलिड एक्सप्रेशन जिसमें कोई कैलकुलेशन या कोई कंपैरिजन कोई भी काम हो रहा है उस फार्मूले को हम एक्सप्रेशन कहेंगे। बट वह एक्सप्रेशन इवैल्यूट हो सके इस बात का ध्यान रखना है। अर्थात अगर हम कहें कि a + b की जगह हमने ab+ लिख दिया तो वह एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। हालांकि ऑपरेटर और ऑपरेंड उसमें भी हैं, a b ऑपरेंड हैं प्लस ऑपरेटर है, बट उसका फॉर्मेट सही नहीं यूज़ किया हमने। लिखना a + b था। a + b वैलिड कॉम्बिनेशन है जबकि ab+ वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया कि वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स ही एक्सप्रेशन कहलाएगा, जो एक फार्मूले की तरह हम सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं जिसकी सहायता से हम कुछ कैलकुलेशंस करवा सकते हैं या कुछ कंपैरिजन का काम करवा सकते हैं। एक्सप्रेशंस कई किस्म की होती हैं, जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फोर्थ वन अगर आप कहना चाहते हैं मिक्स्ड मोड। तो क्या डिफरेंसेस क्या हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करोगे। जब आप किसी फार्मूले में सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके कोई कैलकुलेशन करवा रहे हो तो उस तरह के फार्मूले को या एक्सप्रेशन को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। जब आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग करके किसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो, बनाते हो, तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे a > b रिलेशनल एक्सप्रेशन है, a + b अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगी। उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, इनका प्रयोग करके आप कोई एक्सप्रेशन तैयार कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर इन सभी एक्सप्रेशंस को मिक्स करके हम एक एक्सप्रेशंस बना लें, जैसे a + b > c + d, इसमें हम ग्रेटर देन भी यूज़ कर रहे हैं और प्लस के सिंबल भी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अर्थमेटिक और रिलेशन दोनों ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। आइए अब हम हायरार्की और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करें। एन एक्सप्रेशन में कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर। किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर भी हो सकते हैं। इन सच ए सिचुएशन द क्वेश्चन अराइजेज विच ऑपरेटर विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में काम करेगा, यह क्वेश्चन उठता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। यह ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मैथमेटिक्स करते हुए हम पिछली क्लासेस में बॉड मास का तरीका यूज़ करते थे। बॉड मास की नोटेशन थी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो,
फिर ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस था किसी कैलकुलेशन को करने का। वैसे ही सी में भी हम वैसा ही एक सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं जिसको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स बोला जाएगा। The sequence of operators in which they are applied on the operands in an expression containing more than one operator is called precedence of operator। तो precedence of operator क्या है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर हों, उन्हें किसी ऑपरेटर को किस सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाएगा, वह सीक्वेंस प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। आइए एक एग्जांपल की सहायता से हम इस प्रेसिडेंस को समझें। यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को समझेंगे। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5 × 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 माइनस 9/3। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है सेम होती है और हाई होती है एज कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। मीन्स अगर ये ऑपरेटर आपके पास सभी हैं अर्थमेटिक, तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम पहले होगा, प्लस और माइनस का काम बाद में होगा। तो इस ऑपरेटर में जो प्लस और माइनस हैं वो बाद में काम करेंगी और मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले काम करेंगी। अब मल्टीप्लाई पहले काम करेगा या डिवाइड पहले काम करेगा, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, जो पहले आएगा वो काम करेगा। तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड के काम होंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई का काम होगा जैसे पहले स्टेप में, फिर डिवाइड का काम होगा दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में इस डिवाइड का प्रयोग किया जाएगा। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड सारे ऑपरेटर परफॉर्म होगी, उसके बाद सिर्फ प्लस और माइनस बच गए। उसके बाद प्लस माइनस की बारी आएगी, और प्लस होगा या माइनस होगा यह डिपेंड करता है कि दोनों में से पहले कौन आ रहा है। अगर प्लस पहले है तो प्लस का काम होगा, माइनस पहले है तो माइनस का काम होगा। तो 5 + 8 13, अगले स्टेप पे प्लस हो गया, फिर बचा ओनली माइनस, माइनस का काम हो गया। और सबसे लो प्रायोरिटी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। मीन्स सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद ही असाइनमेंट ऑपरेटर में फाइनल वैल्यू स्टोर होगी। तो वह सीक्वेंस जिसके अकॉर्डिंग हम इन ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, वह सीक्वेंस प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कहलाता है। अलग अलग ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी है, अलग अलग होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी और ऑपरेटर्स के कंपैरेटिव सबसे ज़्यादा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर से भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाले कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, नॉट ऑपरेटर वगैरह। अगर आप किसी लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को पहले परफॉर्म कराना चाहते हैं हाई प्रायोरिटी से, तो हम कैसे कर सकते हैं? हाउ टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर इन द एक्सप्रेशन। उसके लिए हम पैरेंथेसिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर पैरेंथेसिस यहाँ पे अर्थात गोल ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ ना होते, तब यहाँ पे पहले गुणा का काम होना था, बाद में प्लस होना था। बट अभी हम प्लस को किस में लिख रहे हैं? पैरेंथेसिस में। तो प्लस का काम पहले होगा, गुणा का काम बाद में। तो इस तरह से लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को अगर आप पहले परफॉर्म कराना चाहते हो तो उसको आप पैरेंथेसिस में लिख दो। पैरेंथेसिस वाला काम आपका पहले होगा, बाकी काम बाद में होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर सकते हैं। आइए अब हम एक और टॉपिक एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। The operators having the same precedence level may also present in a single expression। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही एक्सप्रेशन में आपके पास सेम प्रेसिडेंस वाले एक से ज़्यादा ऑपरेटर लगे हुए हैं। In such a case they are evaluated from left to right और right to left। तब उस केस में वह ऑपरेटर लेफ्ट से राइट की तरफ काम करते हुए जाएंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ काम करते हुए आएंगे। इस एसोसिएशन को, जो ऑपरेटर और ऑपरेंड के बीच में जो एसोसिएशन है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिविटी। आइए अब एक एग्जांपल की हेल्प से इसको और क्लियर करते हैं। जैसे इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस की प्रायोरिटी इक्वल टू के कंपैरेटिव, असाइनमेंट के कंपैरेटिव ज़्यादा है, बट प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है।
तो पहले प्लस वाला काम होगा या माइनस वाला? प्लस वाला। क्यों? क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी जो डिफाइन की गई है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ काम करेंगी। जैसे पहले लेफ्ट में जो आ गया x प्लस वाई, ये काम होगा, फिर इसकी वैल्यू पर 5 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर यह z को जाएगा। मींस अगर आपके पास सेम प्रायोरिटी वाले एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ गए तो उसकी एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि वो पहले लेफ्ट से राइट की तरफ काम करेंगे, राइट से लेफ्ट। यहाँ पे कंप्यूटर पहले y-5 का काम नहीं करेगा, पहले x प्लस वाई का काम होगा, फिर -5 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे ये तो हमने इसकी एसोसिएटिविटी की है लेफ्ट से राइट, ये तो है लेफ्ट से राइट। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें राइट से लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगी। यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 7 है, तो ये नहीं है कि यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ काम हो रहा है, y की वैल्यू z को, z की वैल्यू 7 को जाएगी, नहीं। यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ काम करेंगे, 7 वैल्यू z को गई, z से वैल्यू y को गई, y से वैल्यू x को गई। जब एक से ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तब उनकी जो एसोसिएशन है आपस में वो राइट से लेफ्ट की तरफ काम करेंगी। तो इस तरह से एसोसिएटिविटी दो तरह की होती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। मीन जो सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा बार यूज़ किए जाते हैं तब वह लेफ्ट से राइट काम कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ काम कर रहे हैं, दैट इज़ डिफाइंड बाय देयर एसोसिएटिविटी। इस टेबल में आपको विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, किस सीक्वेंस में उनको परफॉर्म किया जाएगा टॉप से बॉटम की तरफ, ये हाई प्रायोरिटी वाले हैं, ये उससे लो प्रायोरिटी की तरफ नीचे आ रहे हैं। और इस कॉलम में आपको एसोसिएटिविटी बताया गया है कि वे लेफ्ट से राइट काम करेंगे या राइट से लेफ्ट। ज़्यादातर ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, बहुत कम जैसे यहाँ पे दिया गया है 2nd, 13th एंड 14th में, यहाँ पर ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो सिर्फ राइट टू लेफ्ट है, बाकी सभी ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट काम करते हैं।